और आज न्यूज काउंटर की पहली खबर, बात करेंगे रामधन की लूट पर मचे सियासी संग्राम की, जिसका असर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिल रहा है। रामधन की लूट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें जरा देखिए, एक तस्वीर देश की संसद के परिसर के भीतर की और दूसरी तस्वीर विधानसभा की, जो मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक दोनों जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। संसद का मकर द्वार हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद विधानसभा में लगातार सांसद जो है संसद में और विधानसभा में विधायक तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायकों ने प्रदर्शन कर पारदर्शिता बरतने की मांग की है। इस मुद्दे के जरिए समाजवादी पार्टी बीजेपी की उस नैतिक प्रामाणिकता को घेर रही है जिस पर बीजेपी अपना दावा करते आई है। डिंपल यादव से लेकर शिवपाल यादव तक लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार मंदिर के दान पात्र की सुरक्षा नहीं कर सकती है, वो युवाओं के भविष्य को क्या बचाएगी। जरा कुछ बयान सुनाते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, क्या बयान दिए जा रहे इस मुद्दे पर, पहले वो सुनिए आप। ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, दान पात्र की चोरी, धातुओं की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का। और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। क्या किसी भी धर्म में, यह तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का देश है, क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व जल उठता। ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है। इससे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न छात्रों को, न किसानों को, न किसी को इस सरकार से। ये बजट चोर सरकार। तो अब देखिए, पेपर लीक के बाद अब चंदा चोरी का मामला और विपक्ष के अगले एजेंडे में यही मुद्दा रहने वाला है। दिल्ली में तो संसद में रामधन की लूट पर विपक्ष ने मोर्चा खोला, तो वहीं लखनऊ विधानसभा में भी चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगते रहे। विपक्ष के हंगामे के दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहां पे। और वहीं विधानसभा में हंगामे पर सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं, जरा सीएम को भी सुनिए। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। तो जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में भाषण दे रहे थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव एक पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसे देखते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क गए। उन्होंने विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जरा वो पोस्टर देखिए और सतीश महाना का गुस्सा भी। सचिन,
आप सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी की फोटो को नीचे हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए ना, बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। तो भगवान राम के चंदे की लूट के मुद्दे पर आज राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच इस बीच जोरदार बहस हुई है। वो बहस सुनाते हैं कि राज्यसभा में अब क्या कुछ हुआ है। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस खबर के बाद न्यूज क्वार्टर में खबर को बदलते हो और आप बात करने जा रहे हैं छात्र हित की बात करने वाले नेताओं की। आखिरकार रांची में जंतर मंतर जैसा माहौल है, एक और आंदोलन खड़ा हो रहा है, लेकिन देश के नेताओं में चुप्पी क्यों है? क्या यह आंदोलन उनको सूट नहीं कर रहा है? क्योंकि जो नेताओं की बात करने जा रहे हैं वो दिल्ली में तो छात्र हित पर आग उगल रहे थे, लेकिन रांची में जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है उस पर ये नेता मौन क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में क्रोनोलॉजी और लोकेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है और कुछ दिन पहले जब दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं को लेकर हंगामा खड़ा हुआ तब पूरा विपक्ष कैमरे के सामने आंसू बहाता हुआ नजर आया। लोकतंत्र को खतरे में होने की दुहाई देते हुए सड़कों पर कूद पड़ा। तब ऐसा लगा मानो देश के हर छात्र के भविष्य की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं नेताओं के कंधों पर है। अब हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, लेकिन जैसे ही लोकेशन बदली, जीपीएससी और जेपीएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र अब रांची में जुट गए हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति के ये तमाम जो कर्णधार जो कल तक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सड़कों को जाम कर रहे थे, वो तथाकथित छात्र हितैषी विपक्षी नेताओं की रहस्यमयी और गहरी चुप्पी ने देश के दोहरे राजनीतिक चरित्र को बेनकाब कर दिया है। अब रांची में हो रहे छात्र आंदोलन के बहाने बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर है। सुनिए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कैसे विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। और रांची के छात्र आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ महतो हैं। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। उनसे बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता शिवांग माथुर ने। आप इस आंदोलन को किस तरीके से आगे लेके जाने की पूरी रणनीति बना रहे हैं? इस आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ माथुर आप बन चुके हैं। हम सोनम वांगचुक जी के प्रेरणा से आज अपना अन्न को त्याग किए हैं
और सोनम वांगचुक सर केंद्र की सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने में सफल हुए। मेरा स्पष्ट और एक लाइन में कहना है कि हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। सरकार की तरफ से आपसे कोई संपर्क साधा गया है? बहुत संपर्क आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि आप भूख हड़ताल तोड़िए, आपका मांग मानी जाएगी, लेकिन मैं आश्वासन से नहीं। 26 साल से झारखंड का ये सड़ी व्यवस्था युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। हम लोग बहुत आंदोलन किए, अब इस बार आर या पार का लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरी तरह जवाबदेही पारदर्शी चाहते हैं। अब छात्रों ने यह साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। राज्य सरकार की जांच पर छात्रों को भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। के अंदर जो अनियमितताएं हुई हैं उसको लेके झारखंड के छात्र रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग है सर, जो जेपीएससी पीटी परीक्षा जो 14वीं जेपीएससी हुई है उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसका उजागर दैनिक अखबारों के माध्यम से हुआ है और कुछ लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया है। तो जब ये इतनी गड़बड़ियां हो गई है उसके बावजूद भी अभी तक पीटी रद्द नहीं किया गया है। बैकलॉग का भी एग्जाम है, उसको भी रद्द करवाना है। और जो TDPL जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उत्तर प्रदेश की, उसके माध्यम से जितना एग्जाम हुआ है उसमें पूरा धांधली हुआ है। उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको रद्द कर दे, उसके द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ है। जो JSSC का मैनेजिंग डायरेक्टर, TDPL का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभय तिवारी करके लड़का नाम है, वो इंसान JSSC में CGL में अभी जॉब कर रहे हैं, MO साहब हैं, आपका JPSC PT निकाल ले रहे हैं, TGT का एग्ज़ाम निकाल ले रहे हैं। मतलब पूरा मानिए तो जो चाह रहा है वो एग्ज़ाम अपने से खुद निकाल ले रहा है। आप जैसे कल हजारीबाग में रेड मारा गया है, वहाँ ज़मीन का कुछ पेपर मिला है, कैश भी मिला है। सोच लीजिए CBI पे CBI पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा, CID पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा, CBI पे सबको भरोसा, क्योंकि CID जो है वो झारखंड का तोता है। झारखंड का तोता है, जो चाहेगा वही होगा। झारखंड के छात्र सड़क पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं और कुछ लोग अनशन पर भी बैठ चुके हैं। जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी संयमता का, हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी का अभी उन्हें परिचय दे रहे हैं। जब भी हम या तो कैंडल मार्च निकाले हों, या तो मसाल जुलूस निकाले हो, या काली पट्टी बांध के विरोध किए हो, हमेशा बहुत संयम तरीके से रहे हैं। लेकिन सरकार से भी आग्रह करेंगे, हमारी संयम का परिचय, सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। ये सरकार हम लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बाल पक रहा है, दाढ़ी पक रहा है, लेकिन ना नौकरी मिल रहा है ना चौकरी मिल रहा है। हम लोग करे तो क्या करें, रोड पे आना पड़ा, धरना प्रदर्शन पड़ रहा है और ये सत्याग्रह चलते रहेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग जारी यहाँ रहेंगे। ये तमाशा बहुत दिन देख लिए, झारखंड सरकार बहुत हम लोग से तबाह ले रहे हैं। वो भी नौजवान एक स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये करना बहुत अपराध दंडनीय कार्य है। एक CM होके अगर राज्य का सुचारू ढंग से, अगर सुचारू रूप से नहीं चालू करेंगे और नहीं हमारे जवान का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो ये क्या CM है। कुल मिला के मांग बड़ी स्पष्ट है कि CBI जांच हो इन अनियमितताओं की जो भर्ती हुई हैं, जिन जिन क्षेत्रों में घोटाले हुए हैं परीक्षाओं को लेके, उसकी CBI जांच की मांग अब झारखंड से उठने लगी है। सुनील। अब छात्र आंदोलन पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन, उसको भी सुन लेते हैं। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका
उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। तो रांची में छात्रों के आंदोलन की इस खबर से बाहर आते हैं और खबर को बदलने जा रहे हैं और न्यूज काउंटर में अगली खबर अब बात करने जा रहे हैं कांवड़ियों के बवाल और हंगामे की। कांवड़ियों ने कहीं जमकर मारपीट की तो कहीं पथराव किया है। शहर शहर उत्पात की खबरें आ रहे हैं। सवाल यह है कि कांवड़ियों की शक्ल में क्या ये बदमाश है? लखनऊ से रुड़की तक कांवड़ियों का उत्पात देखने को मिला है। कांवड़िए कैसे सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। वो तस्वीर बिग बॉल पर जरा लेकर चल रहा हूं। ये 3 तस्वीरें लखनऊ, रुड़की, मेरठ, ये 3 तस्वीरें लेकर आ रहा हूं और इन 3 तस्वीरों को देखिए। इन्हें देखकर आप ये कहेंगे क्या ये किसी धार्मिक यात्रा पर है? धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोग क्या ऐसा उत्पात करते हैं? सड़कों पर मारपीट, इस तरह से गुत्तम गुत्ती, पुलिस वालों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। सबसे पहली तस्वीर देखिए, मेरठ की पुलिस की गाड़ी खड़ी है। पुलिसकर्मी वहां पर आकर मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा ये भीड़ पुलिस पर ही हमलावर हो गई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर है। कैसे नियमों को तोड़ा जा रहा है। एक एक बाइक पर 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए हैं। जो कुछ भी उनसे टकरा रहा है उसके साथ वो बवाल कर रहे हैं। मेरठ से आए वीडियो को देखा आपने, कांवड़िया जिसे पीट रहे थे वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि पुलिसकर्मी था और देखिए कैसे कांवड़ियों की टोली पुलिस वालों को पीट रही है। क्या आपको ये किसी एंगल से भी कांवड़िए या धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोग लग रहे हैं? क्या किसी भी एंगल से ये लग रहा है कि ये कांवड़ यात्रा पर है? अब दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यहां भी कांवड़ यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। लखनऊ के चरक चौराहे पर बच्चों से भरी एक स्कूली वैन पर कांवड़ियों ने पथराव किया है। सोच लीजिए, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, बच्चियां थी उसमें। और तीसरी तस्वीर जिसका जिक्र करना बाकी है, रुड़की की। उत्तराखंड के रुड़की से भी ऐसी ही मारपीट की तस्वीर सामने आई है। कार से टक्कर लगने के बाद कांवड़ खंडित हो गई और उसके बाद कांवड़ियों ने जमकर बवाल मचाया है। अब कांवड़ियों के हंगामे, मारपीट और बवाल की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों के दोनों गुटों के बीच सुलह कराने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कांवड़ियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। कांवड़ियों ने बीच बचाव करने आए 2 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। फोन आ रहा है मेरे फोन। मर जाए। अब लखनऊ से भी कांवड़ियों के हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आई है। कांवड़ियों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ कर दी। सोचिए, बच्चों की स्कूल वैन जिसमें छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां थे, उनसे कैसी दुश्मनी। पथराव से स्कूल वैन के शीशे टूट गए। वैन में सवार बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे। बच्चियां उतरकर इधर उधर भाग रही हैं। वैन का ड्राइवर भाग रहा है। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। मौके पर जब लोगों की भीड़ जुटने लगी तब जाकर कांवड़िए वहां से भागे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों को चोट तक के भी आई। शीशा अंदर जिस पे यहाँ पे उन्होंने पत्थर से वो किया है। गालियां लेने के दौड़े हैं और लड़के लोग गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए। हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। अब लखनऊ के बाद आपको उत्तराखंड के रुड़की की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए रुड़की की सड़कों पर कैसा हंगामा मचा हुआ है। इस मारपीट और हंगामे की वजह भी आपको बताते हैं। यह बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ कांवड़िए हरिद्वार से वापस लौट रहे थे। इस दौरान एक गाड़ी की से उनकी टक्कर हो जाती है। टक्कर लगने से एक कांवड़ खंडित हो गई।
इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जिस कार से कांवड़ खंडित हुई उसमें भी कांवड़िए ही सवार थे, लेकिन बवाल वहां पर भी हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से मारपीट और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके कुछ सवाल भी हैं। जरा उन सवालों को जानिए। कांवड़ यात्रा में बवाल और 5 सवाल। सवाल नंबर 1, कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ क्यों की जाती है हर बार? मामूली कहासुनी पर इतना बवाल, इतना गुस्सा क्यों, जब ये धार्मिक यात्रा पर है? कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा, यह भी एक सवाल है। ऐसी घटनाओं पर कैसे लगाम लगेगी, यह भी एक सवाल है। और बार बार सामने हर साल ऐसी ही तस्वीर क्यों आती है? क्या कांवड़ियों की शक्ल में ये हुड़दंगिए हर बार जाते हैं और इस तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं और इससे पूरी यात्रा कहीं ना कहीं बदनाम होती है? खैर, इस खबर से अब बाहर आते हैं। न्यूज काउंटर पर आपको अगली खबर दिखाने जा रहे हैं। शहर शहर उत्पाद, यह खबर देख लिया आपने। अब पानी का प्रचंड प्रहार जो कई राज्यों में पिछले कई हफ्तों से जारी है और बारिश से मचे हाहाकार की बात करने जा रहे हैं। लगभग आधे हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। कहीं सैलाब का सितम है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जल विस्फोट से हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आसमान से कहर मचा रही है बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आ गई है। लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र से लेकर केरल तक तबाही मची हुई है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। लगातार डराने वाली तस्वीरें भी इस बीच सामने आ रही है और ये 6 तस्वीर आपके सामने। अब महाराष्ट्र के ठाणे में एक मिनी बस सैलाब में डूब गई। ये खौफनाक घटना ठाणे के भिवंडी इलाके की है। भिवंडी में बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा है और नदियां उफान पर हैं। भिवंडी में कामवारी नदी के किनारे ये बस खड़ी थी। रात भर हुई तेज बारिश की वजह से नदी का पानी सड़कों पर आ गया और ये बस पानी के तेज बहाव के साथ जैसे कागज में नाव, जैसे पानी में कागज वाली नाव बहती है, कुछ वैसी बहती नजर आई। बहते बहते ये बस नदी में दूर तक चली गई और नदी पर बने पुल के नीचे जाकर पानी में डूब गई है। अब जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने हालात और ज्यादा खराब कर दिया है। पहाड़ों से गिरे मलबे और तेज बारिश ने सड़कों को बदहाल बना दिया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। नदी का पानी सड़कों पर और लोगों के घरों तक पहुंच गया है। अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम का जिक्र कर लेते हैं। वहां पर भी बादल फटा है और बटकूट इलाके में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। लंगनाई बटकूट पुल को तेज पानी के बहाव से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पानी के साथ आए मलबे ने खेतों को बहुत ज्यादा और इस बहाव ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव टीमें तैनात कर दी। अब बात कर लेते हैं केरलम के मल्लपुरम की, जहां पर लैंडस्लाइड से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। रेस्क्यू और राहत टीमें उसके सदस्य वहां पर मौजूद थे। हालांकि गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड से कुछ मिनट पहले ही वहां मौजूद लोगों ने खतरे को भांप लिया और सुरक्षित स्थानों की तरफ वो चले गए। अब खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात करने जा रहा है यूपी कैबिनेट के एक बहुत बड़े फैसले की। मदरसों की डिग्री पर अब फुल स्टॉप लग गया है। यानी अब ग्रेजुएशन और मास्टर्स मदरसे से नहीं हो पाएगा। यूपी कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। यूपी के मदरसे अब कामिल और फाजिल यानी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री नहीं दे पाएंगे। यूपी सरकार ने मदरसों के कामिल और फाजिल की डिग्री देने पर रोक लगा दी है। मदरसा बोर्ड से जारी सिर्फ 12वीं तक का सर्टिफिकेट मान्य होगा। मदरसों को उससे ऊपर की डिग्री देने का अधिकार नहीं होगा।
यूपी सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के आधार पर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मदरसे कामिल और फाजिल जैसी औपचारिक उच्च शिक्षा की डिग्रियां नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेटरी दायरे में नहीं आता। यानी मदरसों का उच्च स्तरीय डिग्री देना यूजीसी कानून का अब से उल्लंघन माना गया है। अब कामिल और फाजिल डिग्री क्या होती है ये जरा आपको बताते हैं। कितने छात्र इससे प्रभावित होंगे, कितने ऐसे कॉलेजेस हैं यूपी में जो इस फैसले के बाद अब बंद होने जा रहे हैं और उसका कितना असर पड़ने जा रहा है, अब ये जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कामिल और फाजिल डिग्री आखिरकार होती क्या है। कामिल और फाजिल इन दोनों डिग्रियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात कामिल की। अरबी, फारसी और इस्लामिक स्टडीज में ये 3 साल का कोर्स, मतलब इसको ग्रेजुएशन के तौर पर देखा जाता है। जबकि फाजिल की अगर बात करें तो कामिल का कोर्स करने के बाद ये 2 साल का एडवांस कोर्स जिसे मास्टर्स के तौर पर देखा जाता है। मदरसा बोर्ड ने कामिल को बैचलर डिग्री के बराबर मान्यता दे रखी है जबकि फाजिल इसे मास्टर्स डिग्री के बराबर माना जाता है। ये इन दोनों डिग्रियों की अहमियत है। लेकिन कैबिनेट की बैठक को लेकर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए और कुछ और डिटेल्स जो मेरे सहयोगी साजिद ने बनाया है। अब मदरसों से मिलने वाले सर्टिफिकेट और डिग्रियां क्या होती हैं, कैसे काम किया जा रहा है, क्या असर पड़ रहा है, जरा उसकी डिटेल्स को जानिए आप। अब देखिए, मदरसा सिस्टम जो समानांतर स्कूल सिस्टम है जो पहले से चलता आ रहा है। देखिए, तहतानिया जो 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है उसको तहतानिया कहते हैं और फौकानिया जो 5 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इसके बाद मुंशी या मौलवी जिसे हाई स्कूल तक माना जाता है और हाई स्कूल से ऊपर की जो पढ़ाई होती है उसे आलिम, मतलब अगर कोई कहे कि क्या आप आलिम पास हैं, मतलब आप इंटरमीडिएट हैं। लेकिन अब क्या नहीं होगा, अब वो समझिए। कामिल अब वैध नहीं, यानी ग्रेजुएशन वाली डिग्री अब वो वैध नहीं होगी। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे फाजिल कहा जाता है वो डिग्री भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और यूपी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में कामिल और फाजिल की पढ़ाई मदरसे में नहीं हो सकेगी। अगर आपको मास्टर्स करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो आपको तमाम जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, वहां से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब सरकार के फैसले से कितने ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे वो जानिए। उत्तर प्रदेश में कामिल और फाजिल का कोर्स चलाने वाले वैसे तो हजारों मदरसे हैं, लेकिन 1000 ऐसे मदरसे हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, जिसमें आज की तारीख में 37,000 छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 28,000 छात्र कामिल मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और 9,000 छात्र फाजिल मतलब मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इस फैसले के बाद यह तमाम लगभग इनकी संख्या 1000 कॉलेजेस हैं जो कामिल और फाजिल की पढ़ाई कराते हैं और ये तमाम कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और खबर आज एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से हवाई यात्रा करने वालों की जान हलक में अटक गई। एयर इंडिया के विमान की बात करने जा रहा है जो कि टर्बुलेंस में फंस गई है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। टर्बुलेंस में फंसने से फ्लाइट हिलने लगी। इस हादसे से विमान में सवार यात्री बहुत ज्यादा डर गए। कुछ यात्रियों को चोटें भी आई हैं। एक यात्री ने यह बताया कि फ्लाइट अचानक से बहुत ज्यादा नीचे आई है जिसकी वजह से यात्रियों का सिर सीधा सीलिंग में या फिर छत से टकराए हैं, जिसकी वजह से कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं। अब टर्बुलेंस की यह खबर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे यह पूरी यात्रा कटी होगी, और चाहे जो क्रू मेंबर्स हो और यात्री हो उन दोनों को इस टर्बुलेंस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। 2 तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये विमान के अंदर की तस्वीर है। लटकता हुआ तार, टूटा हुआ सीलिंग, इसकी वजह से एक यात्री ने तो यह बताया कि यह प्लेन ऐसे उड़ रहा था और अचानक 360 ऐसे घूम गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये वो तमाम यात्री हैं जो इसी विमान में थे, एयर इंडिया के इसी विमान में जो फुकेट से दिल्ली आ रहा था, कैसे घायल हो गए हैं और सीधा एयरपोर्ट से इनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और इन मामलों में जो यात्री वहां पर थे जिन्हें चोटें आई हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनका बयान सुनिए। हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर।
फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2 ढाई 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। अब एयर इंडिया का जो विमान टर्बुलेंस का शिकार हुआ, कैसे हुआ है वो जरा जानिए। ये एक AI तस्वीर हम लोगों ने बनाई है, जरा उसको देखिए। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं साजिद, उन्होंने बहुत मुश्किल से और मेहनत से इसको दिखाने की कोशिश की है और कैसे ये पूरा विमान टर्बुलेंस का शिकार हुआ। पूरा 360 ये विमान घूम गया है और जो लोग सीट पर थे वो पूरी तरह से प्लेन में उलट गए हैं और उनके सिर में, हाथ में, पैर में, बच्चों को चोटें आई हैं। और 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ एयर टर्बुलेंस और दूसरी तरफ विमान के अंदर की वो तस्वीर। ये तस्वीर AI है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, पहले जो आपने देखा था वो तस्वीर देखिए जरा, अब दूसरी AI वाली तस्वीर दिखा रहा। अंदर क्या कुछ हुआ होगा, ये एक अजम्पशन है कि जब ये प्लेन पूरी तरह से इस तरह से राउंड अबाउट हुआ होगा तो क्या कुछ हुआ होगा। ऐसे यात्री बैठे थे, कोई छिटक के इधर गया, कोई उधर गया और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं।